हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। हम लोग अपनी क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं और यहाँ पर जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन की प्रिपरेशन विद एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो सभी लोग जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को एडवांस लेवल पर लेकर के चलिए। ठीक है, और अपनी प्रेजेंस को आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शो करेंगे। ठीक है बेटा, तो हमेशा की तरह हम लोग क्लास को एक मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरू करते हैं और आज का थॉट है, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। मतलब हमेशा आपके इरादे बुलंद होने चाहिए। तो 100% है कि जो आपकी लाइफ का गोल है वो 100% है कि आपके कदम चूमेगा। लेकिन अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे हुए हो तो आप सभी लोग हमेशा याद रखिएगा कि किस्मत के भरोसे जो लोग बैठे रहते हैं उनको सिर्फ उतना मिलता है जितना कि मेहनत करने वालों से छूट जाता है। तो किस्मत के भरोसे कभी मत बैठिए, अपने इरादों और अपने हौसलों को हमेशा बुलंद रखिए। ठीक है, तो चलते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न की तरफ और आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय अ डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि जो बेरी बेरी बीमारी है ये किसकी कमी से होता है, यानी कि किस चीज की कमी के कारण हम लोगों को बेरी बेरी डिसीज कॉज हो जाती है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस है आपके विटामिन बी 3, विटामिन बी 6, विटामिन बी 1 और विटामिन बी 12। ठीक है, तो यहां पर बेटा हम लोग अगर बेरी बेरी की बात करें तो बेरी बेरी क्या है, एक ऐसी बीमारी है जो कि त्वचा से संबंधित होती है, यानी कि स्किन डिसीज है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें बेटा तो यहां पर बेरी बेरी ये विटामिन की डिफिशियंसी यानी कि विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। और जो विटामिन कैश्मीर फंक ने खोजा था, यानी कि पहला खोजा गया विटामिन कौन सा था, विटामिन थायमीन, जिसको कि आज हम लोग विटामिन बी 1 के नाम से जानते हैं। तो विटामिन बी 1 की अगर हमारे शरीर में कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा बेटा, तो बेरी बेरी। यही अगर विटामिन बी 12 की बात करी जाए तो ये कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है, एक तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा यहां पर अगर देखिए तो परनीसियस एनीमिया, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उस समय पर अगर विटामिन बी 12 की कमी होगी प्रेगनेंसी पीरियड में तो बच्चे में न्यूरल डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि नर्वस सिस्टम उसका कमजोर हो जाता है और मंदबुद्धि बच्चा पैदा होता है। ठीक है, क्लियर। तो विटामिन बी 6 की अगर हम लोग बात करें बेटा तो विटामिन बी 6 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता, और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इन सभी को आप लोग विटामिन और उनसे रिलेटेड डिसीजेस आपको डिटेल में पढ़ाया है लेक्चर में, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के देख लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो मूव करते हैं सीरीज के अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following types of noble gas is used for the अनकॉन्सियसनेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस, यानी कि किस प्रकार की जो नोबेल गैस कौन सी होती है बेटा, नोबेल गैस वो गैसेस होती हैं जिनका अष्टक पूरा होता है, यानी कि इनका ऑक्टेट पूरा है। इनको इनर्ट गैसेस यानी कि अक्रिय गैसों के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी नोबेल गैस ऐसी है जिसका उपयोग बेहोशी के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये आपकी नोबेल गैस कौन सी है जो कि अनकॉन्शियसनेस कॉज कर देती है। ऑप्शंस है आपके जीनॉन, ऑर्गन, नियॉन और हीलियम। ये चार ऑप्शंस में दिए हैं, सभी लोगों का रिस्पांस यहां पर आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए बेटा अगर हम लोग अपनी आवर्त सारणी की बात करें, यानी कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, किसने दिया था पीरियोडिक टेबल, तो दिमित्री मेंडलीव ने सबसे पहले इसको डिजाइन किया था। ठीक है, यहां पर तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया आपका सेकंड ग्रुप। ठीक है, अब यहीं पर आप अगर देखिए तो जो फर्स्ट ग्रुप होता है इसमें आपके क्या होते हैं बेटा, एल्कली मेटल्स होते हैं, यानी कि क्षारीय धातुएं होती हैं। और दूसरा जो सेकंड ग्रुप होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। और इनमें भी अगर हम लोग देखें तो जो 18th ग्रुप है यानी कि 18वां वर्ग है ये अक्रिय गैसों का होता है। और इसमें जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं अगर इनकी बात करी जाए तो ये स्टार्ट होता है आपका हीलियम से, हीलियम के बाद नियॉन, नियॉन के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद आपका जीनॉन
और जीनॉन के बाद आपका रेडॉन। ठीक है, ये सभी आपके आवर्त सारणी में नोबल गैसेस कहलाती हैं, यानी कि 18वां वर्ग जिनका कि अष्टक पूरा है और ये इनर्ट है, दूसरे से अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा बेहोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए बेटा, जीनॉन जो है, जीनॉन आपकी कौन सी गैस है? जीनॉन भी इनर्ट गैस है, लेकिन अगर आप लोग इसकी बात करें बेटा कि इसको कहा जाता है स्ट्रेंजर गैस, यानी कि अपरिचित गैस। क्यों? क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ परिस्थितियों में ये पानी से रिएक्ट कर जाती है और वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। यहां पर अगर जीनॉन की बात कर रहे हैं तो जीनॉन एक तो ये है कि ये वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, साथ ही साथ अगर देखें तो इसका अगर हमने बहुत ज्यादा सेवन कर लिया, यानी कि अत्यधिक इसको सूंघ लिया है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? हम बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, ऑर्गन कहां पर रहेगा? ऑर्गन जो है ये हमारे यूज होती है बल्ब में। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि जो हम लोगों के बल्ब होते हैं, एलईडी की बात नहीं हो रही है, लाइट एमिटिंग डायोड की बात नहीं हो रही है, ये बल्ब की जिनमें कि फिलामेंट का इस्तेमाल किया जाता था। और किसका फिलामेंट? तो आपका टंगस्टन का। ठीक है, नियॉन की अगर बात करी जाए तो नियॉन आपका सेफ्टी लैंप में यूज किया जाता है। और फ्लाइंग बलून्स जो होते हैं, उड़ने वाले गुब्बारे, उनमें कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम। तो बेहोशी के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है बेटा? तो स्ट्रेंजर गैस का ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जीनॉन, जो कि आप लोगों को बताया। क्लियर है? यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, Which mixture of metal is used in the गन मेटल? ठीक है, यानी कि गन मेटल को बनाने के लिए किस धातु मिश्रण का उपयोग किया जाता है? अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये गन मेटल होता क्या है? बेटा, जब भी कभी आप किसी भी गन को देखते हैं तो गन को अगर आप देखिए बेटा, तो उसकी जो बैरल होती है, ठीक है, बैरल में अगर आप लोग देखिए तो जो बैरल है ये आपकी बनी होती है किस चीज की बेटा? तो ये बनी होती है गन मेटल की। ठीक है, किस चीज की बनी होती है? तो ये गन मेटल की बनी होती है। अब गन मेटल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि ये आपका जो शॉक वेव जनरेट होती हैं, ठीक है, बुलेट को फायर करने पर, तो उस समय पर ये ब्लास्ट ना हो जाए, इसकी स्ट्रेंथ काफी रहे। ठीक है, ये शॉक को एब्जॉर्ब भी कर सके। ठीक है, ये फटे ना, और जिस डायरेक्शन पर आप निशाना लगा रहे हैं गोली उसी डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो ये जो बैरल होती है गन की, ठीक है, चाहे आप रिवॉल्वर की बात करें या पिस्टल की बात करें या आप राइफल की बात करें, तो सभी की जो बैरल्स होती हैं वो आपकी किसकी बनाई जाती है? गन मेटल की। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो गन मेटल जो है ये किसका मिक्सचर होता है? कॉपर, टिन और जिंक का मिक्सचर होता है, यानी कि तांबा, टिन और जिंक। कॉपर, लेड और गोल्ड, यानी कि तांबा, लेड और सोने का। कॉपर, जिंक और लेड, ठीक है, या कॉपर, आयरन और निकेल, इनका मिक्सचर होता है। तो आप सभी लोगों को यहां पर बताना है कि गन मेटल किसका मिक्सचर होता है? तो बेटा ये तीन धातुओं से मिल करके बनाई जाती है मिश्र धातु। ठीक है, यानी कि ये एक एलॉय है। और गन मेटल किसका मिक्सचर होता है? तो बेटा ये कॉपर, टिन और जिंक का मिक्सचर होता है। ठीक है, किसका? कॉपर, टिन और जिंक का मिक्सचर होता है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, माइक्रोफोन इज अ डिवाइस व्हिच ट्रांसफॉर्म द, यानी कि माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है। ठीक है, यानी कि माइक्रोफोन हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपनी डेली लाइफ में। तो ये माइक्रोफोन का काम क्या है? ठीक है, ऑप्शंस है साउंड सिग्नल इनटू करंट सिग्नल, यानी कि ध्वनि संकेतों को विद्युतीय संकेतों में यह परिवर्तित करता है, या करंट सिग्नल इनटू साउंड सिग्नल, विद्युत संकेतों को ध्वनि संकेतों में, साउंड सिग्नल इनटू लाइट सिग्नल, ध्वनि संकेतों को प्रकाश संकेतों में, या लाइट सिग्नल इनटू साउंड सिग्नल, यानी कि प्रकाश संकेतों को ध्वनि संकेतों में। ठीक है, तो बेटा माइक्रोफोन का यूज कहां पर करते हैं? जैसे कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को प्रॉपरली हमारी आवाज सुनाई दे रही है, तो इस आवाज को कन्वर्ट करने के लिए क्या लगा हुआ है? माइक्रोफोन लगा हुआ है। ठीक है, तो माइक्रोफोन आपके मोबाइल फोन्स में भी प्रेजेंट होता है। आप कुछ भी बोलते हो, वो दूसरी तरफ जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको पूरी पूरी आवाज आपकी सुनाई देती है।
तो ये कन्वर्ट क्या कर रहा है, आपकी जो ध्वनि तरंग है यानी कि ध्वनि संकेत हैं उनको कन्वर्ट करता है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और फिर जो स्पीकर होता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, तो दूसरी तरफ जो बैठा व्यक्ति है उसको आपकी आवाज सुनाई देती है। तो माइक्रोफोन क्या काम करेगा बेटा, ये ध्वनि संकेतों को यानी कि साउंड को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक में, और यहीं पर दिया हुआ है विद्युत संकेतों को ध्वनि में, तो यहां पर माइक्रोफोन ना होकर के हो जाएगा स्पीकर या लाउड स्पीकर, कुछ भी कहा जाए। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि ऊर्जा के रूपांतरण के आधार पर होते हैं और उनमें अलग अलग उपकरणों के बारे में पूछा जाता है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए मूव करते हैं बेटा सीरीज के अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। When two ice cubes are pressed together, they join to form one cube. Which one of the following help to hold them together? मतलब जब हम बर्फ के दो टुकड़ों को लेकर के दबाते हैं तो वो आपस में चिपक करके एक घन का निर्माण कर लेते हैं। तो इन दोनों टुकड़ों के मध्य क्या होता है या साथ रखने में इनको मदद कौन करता है? ठीक है, जैसे कि साधारण सा उदाहरण ले लेते हैं। ये एक आइस क्यूब है यानी कि बर्फ का घन है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, और दूसरा हो गया हमारा सेकेंड वन। ठीक है, ये दूसरा आइस क्यूब हो गया। ठीक, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा, इसको प्रेस कर रहे हैं अपनी फिंगर्स से, मान लेते हैं कि हमने इसको क्या किया है, काफी अच्छे से इसको हमने दबा रखा है। ठीक है, मान लेते हैं हमने इसको अपने हाथों से दबा रखा है। तो जब बहुत हमने दबा दिया तो उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसको दबाने के उपरांत यहां पर देखा जाए तो ये कंप्लीट वन क्यूब ही हमें दिखाई देता है। यहां पर बीच में पार्टीशन इसका खत्म हो जाता है, ये कंप्लीट वन क्यूब हो गया। तो इन दोनों को आपस में जोड़े रखने का कार्य कौन कर रहा है, ये प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि हाइड्रोजन बंध के निर्माण की वजह से, वांडर वॉल फोर्सेस की वजह से यानी कि वांडर वॉल बल, कोवैलेंट अट्रैक्शन यानी कि सह संयोजक आकर्षण के कारण, या डाइपोल इंटरैक्शन यानी कि डाइपोल के आपस में खिंचाव के कारण। तो बेटा यहां पर हम लोग कभी भी अगर ध्यान दें, दो बर्फ के टुकड़े हैं, अगर उनकी सतह को हम आपस में रगड़ेंगे तो उसकी वजह से घर्षण बल उत्पन्न होगा, और घर्षण बल उत्पन्न होगा तो यहां पर कार्य हो रहा है तो ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से पानी क्या होगा, बर्फ जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से ये फिर से फ्रीज हो जाएगी और आपस में चिपक जाएगी। यही प्रक्रिया तब भी होती है जब हम दो टुकड़ों को लेकर के दबाते हैं। दबाने पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, वहां पर जो बर्फ है वो पिघलेगी। पिघलने के बाद क्या होगा बेटा, जो जल के अणु हैं वो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से एक दूसरे के साथ क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी कि हाइड्रोजन बंध बना लेंगे, और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन बंध का निर्माण, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर? चलिए मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। A star appears twinkling in the sky because of, जब भी आकाश में हम लोग देखते हैं रात में तो हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, यानी कि साधारण तौर पर इस प्रश्न को देखा जाए तो एक लाइन में क्या कहा जाएगा, तारों का टिमटिमाना किस प्रक्रिया को दर्शाता है या किस कारण से होता है, ये प्रश्न साधारण तौर पर ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, दूसरा है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के द्वारा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा होता है ये, या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के द्वारा प्रकाश के विवर्तन के कारण। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण से होता है। देखिए कई बार आप लोग जब तारों को देखते हैं तो कुछ तारे आपको अलग अलग रंग के भी नजर आते हैं, कुछ लाल हल्के से दिखते हैं,
कुछ नीले दिखते हैं, कुछ सफेद दिखते हैं। तो ये जो वेरिएशन है किसकी वजह से? उनके इंटरनल टेम्परेचर की वजह से, यानी कि उनके अंदरूनी तापमान के कारण ऐसा होता है। और टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये? तो लाइट के इमिशन के द्वारा, यानी कि प्रकाश के उत्सर्जन के द्वारा। लेकिन हम लोगों को ये टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं कि इनकी रोशनी धीमी हो रही, फिर तेज हो रही है, धीमी हो रही, फिर तेज हो रही है? तो ये हमारे वायुमंडल में जो डिफरेंट गैसेस हैं, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें डिफरेंट गैसेस हैं। इन गैसेस से जैसे ही लाइट इंटरैक्ट करती है, यानी कि प्रकाश इस पर पड़ता है, तो इसमें क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन की प्रक्रिया होती है। और इसी प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें तारे कैसे नजर आते हैं? टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, यानी कि उनकी रोशनी तेज और धीमी होते हुए नजर आती है। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। कभी भी आप देखिए, लेकिन हाँ, आप अगर शहरी परिवेश में रह रहे हैं तो वहां पर रोशनी भी ज्यादा है, और रोशनी ज्यादा होने की वजह से हो सकता है रात के समय पर आपको तारे ना नजर आए। इसके लिए आपको रूरल एरियाज में जाना पड़ेगा, जहां पर पोल्यूशन भी कम है और लाइट भी कम है। तो वहां पर आपको तारे नजर आ जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, क्लियर? तो मूव करते हैं बेटा हम लोग सीरीज के अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लॉक जॉ इज द लास्ट फेज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? यानी कि लॉक जॉ निम्नलिखित किस रोग की अंतिम अवस्था होती है? ठीक है, लॉक जॉ, जिसको कि हम लोग बंद जबड़ा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किस बीमारी की अंतिम अवस्था यानी कि लास्ट फेज होती है? ऑप्शन है यहां पर डिप्थीरिया यानी कि खसरा, न्यूमोनिया, जो कि खास तौर पर आप लोगों को कहा जाता है कि जब सर्दी बहुत ज्यादा लग जाती है या छोटे बच्चों को हो जाता है तो कहा जाता है कि उनकी पसली चल रही है, ये ढंग से सांस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, या सिफिलिस की वजह से होता है, या सिफिलिस का आखिरी स्टेज है, या टिटनेस का आखिरी स्टेज है। सभी लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। यहां पर अगर देखिए बेटा, डिप्थीरिया यानी कि खसरा, ये भी आपका क्या है? बैक्टीरियल इंफेक्शन है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये आपका आखिरी फेज इसका लॉक जॉ बिल्कुल भी नहीं होता है, इसका आखिरी फेज। न्यूमोनिया की अगर हम लोग बात करें तो ये भी नहीं है। सिफिलिस भी बैक्टीरियल इंफेक्शन है, लेकिन ये हमारे जो जननांग है यानी कि जेनाइटल ऑर्गन्स है उनसे संबंधित बीमारी है। लेकिन जो लॉक जॉ डिसीज है ये अंतिम फेज होती है आपका टिटनेस की। टिटनेस, जिसको कि अगर हम लोग बात करें बेटा हिंदी में, तो यहां पर जो टिटनेस है इसको बंद जबड़ा बीमारी भी कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर क्या होता है? मसल्स का एक्शन रुकने लगता है, शरीर अकड़ने लगता है, ये सारी प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपके लॉक जॉ डिसीज हैं, यानी कि बंद जबड़ा बीमारी। ये टिटनेस, जिसको कहते हैं हम लोग धनुष टंकार, क्यों? क्योंकि मसल में अकड़न की वजह से शरीर जो है ये धनुषाकार मुड़ जाता है, यानी कि बो शेप में हो जाता है इस कारण से। और आखिरी अवस्था में क्या होता है? लॉक जॉ, यानी कि जबड़ा भी बंद हो जाएगा और व्यक्ति की आवाज नहीं निकलेगी। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाउस फ्लाई स्प्रेड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? यानी कि घरेलू मक्खी निम्न में से किसका प्रसार करती है? यानी कि घरेलू मक्खी जो कि आमतौर पर आपके घरों में रहती है, उसके द्वारा कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा फैलती है? ऑप्शंस है आपके, कॉमन कोल्ड यानी कि सामान्य सर्दी जुकाम, मलेरिया, ठीक है, फ्लू, या टाइफाइड। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि मक्खियां चारों तरफ घूमती रहती हैं, जो भी चीजें सड़ रही हैं या गल रही हैं उन पर ये बैठती हैं, उन पर एग लेइंग करती हैं, अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी को लेकर के आती हैं, यानी कि अगली पीढ़ी को लेकर के आएंगे। और साथ ही ये और क्या कार्य करती हैं? साथ में ही अगर देखें तो ये सभी वहीं से डिफरेंट जो पलूटेंट हैं यानी कि प्रदूषक हैं या डिफरेंट माइक्रोब्स हैं उनको भी कैरी करती है। ठीक है, क्लियर? तो मक्खियों के द्वारा क्या सामान्य सर्दी जुकाम होता है? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, मलेरिया होता है? बिल्कुल नहीं, मलेरिया तो एनाफ्रीज मॉस्किटो के द्वारा होता है। फ्लू की अगर हम लोग बात करें तो जो फ्लू होता है जैसा कि बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, तो ये भी वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन इनके लिए अगर वाहक की बात करें तो ये एक दूसरे के द्वारा कम्युनिकेट होती है, यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज में आती है। लेकिन जो टाइफाइड है, टाइफाइड ये दूषित खाना और दूषित पानी पीने के कारण होता है, और यही टाइफाइड जो है
ये किसके द्वारा फैलता है बेटा? हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी के द्वारा ये फैलता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए मूव करते हैं बेटा सीरीज में अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following is caused by the higher concentration of nitrogen and phosphorus? यानी कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन और फास्फोरस की उच्च सांद्रता के कारण होता है? ठीक है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन के कारण इनमें से क्या होता है? ऑप्शंस हैं आपके यहां पर। पहला ऑप्शन यूट्रोफिकेशन, दूसरा ऑप्शन है हार्डनेस यानी कि कठोरता, तीसरा ऑप्शन है एल्कलैनिटी यानी कि क्षारीयता, और चौथा ऑप्शन है एसिडिटी। ठीक है, तो बेटा यहां पर क्या कह रहा है? नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन दोनों की अगर बात करें बेटा तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये हमारे आते हैं उर्वरक की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में आते हैं बेटा? तो ये उर्वरक की श्रेणी में आते हैं। उर्वरक यानी कि ये क्या हो गए हमारे? उर्वरकों की अगर हम लोग बात करें तो ये सभी क्या होंगे? फर्टिलाइजर्स, जो कि पेड़ पौधों के लिए अति आवश्यक होते हैं। लेकिन जब भी इरिगेशन होता है या रेनफॉल होता है तो ये सभी बह करके कहां पहुंचेंगे? पानी में पहुंचेंगे। तो पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता या उच्च सांद्रता, बात एक ही है, उच्च सांद्रता मतलब बहुत अधिक हो गए, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? क्या एसिडिटी हो जाएगी नाइट्रोजन और फास्फोरस की वजह से? तो बिल्कुल नहीं, अम्लीयता नहीं होगी, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि पानी का जो शुद्ध पानी है उसका पीएच मान कितना होता है? 7, और अगर 7 से कम शून्य की तरफ है तो वो क्या होगा? अम्ल होगा यानी कि एसिड होगा, और अगर 7 से 14 की तरफ है तो वो क्या होगा? क्षार होगा यानी कि आपका बेस होगा। अब यहां पर देखा जाए तो एल्कलैनिटी यानी कि 7 से ज्यादा, तो क्या ये नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या क्षार बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हार्डनेस यानी कि कठोर जल बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ठीक है, कि फास्फोरस और नाइट्रोजन की अधिकता क्या हार्डनेस कहलाएगी? बिल्कुल नहीं। जल में कठोरता यानी कि वाटर में जो हार्डनेस है वो किसके कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयनों के घुले होने के कारण होती है। और इसमें भी हार्डनेस दो तरीके की होती है, एक तो परमानेंट, दूसरी टेम्परेरी। टेम्परेरी हार्डनेस को पानी को उबाल करके हम दूर कर सकते हैं। जब भी कभी आप लोगों ने सर्दियों के समय पर पानी अगर किसी बर्तन में गर्म किया हो तो पानी को हटाने के बाद आप देखते हैं कि उस बर्तन की दीवार पर एक व्हाइट लेयर सी चढ़ जाती है सूखने के बाद। ठीक है, ये देखा होगा। या काफी दिनों से अगर किसी बर्तन में पानी भरा है तो उसमें आप देखते हैं कि किनारे डिपोजिशन हो जाता है, यानी कि वहां पर कुछ कंपोनेंट डिपॉजिट हो जाते हैं जो कि हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, वो फिर साफ करना मुश्किल होता है। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों के घुले होने के कारण होता है, उनका डिपोजिशन होता है। तो ये टेम्परेरी हार्डनेस है। परमानेंट हार्डनेस ये क्लोराइड आयनों के घुले होने के कारण होती है, और इसको हम ब्लीचिंग पाउडर से हटा सकते हैं। अदरवाइज हम सिंपली अगर उसको बॉयल करेंगे तो वो दूर नहीं होगा, तो हार्डनेस भी नहीं होगा। ये कहलाता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? आर्टिफिशियली यानी कि कृत्रिम रूप से अगर हम किसी भी जल निकाय में हम पोषक तत्वों की अधिकता कर दें या पोषक तत्व बढ़ा दें तो यह प्रक्रिया कहलाती है यूट्रोफिकेशन। तो हम नाइट्रोजन और फास्फोरस को क्या कर रहे हैं बेटा? हाई कंसंट्रेशन कर रहे हैं यानी कि उच्च सांद्रता कर रहे हैं, तो यह प्रक्रिया यूट्रोफिकेशन के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक, चलिए मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, यानी कि लौह अयस्क से लोहे के निर्माण में किसकी प्रक्रिया शामिल होती है? यानी कि किस प्रक्रिया के द्वारा लौह अयस्क से लोहा निकाला जाता है, यानी कि आयरन ओर से हम लोग आयरन को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है यानी कि ऑक्सीकरण, रिडक्शन यानी कि अपचयन कहलाता है। तीसरा ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन, या इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि विद्युत अपघटन। ठीक है, तो किस प्रक्रिया के द्वारा लौह अयस्क से लौह को निकालते हैं? ठीक है, यानी कि लोहे को निकालते हैं हम लोग। तो बेटा अगर हम लोग बात करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि प्रभाजी आसवन की, तो ये किसके लिए किया जाता है? तो जो हमारा
क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चा तेल होता है, ठीक है, क्रूड ऑयल यानी कि क्या है, हमारा कच्चा तेल होता है, ठीक है, उसको हम लोग प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं और अलग अलग तापमान पर हमें एलपीजी भी मिल जाती है जो कि प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। यहीं से हमें पैराफिन वैक्स भी मिलती है जिसको हम लोग वैसलीन बॉडी लोशन के रूप में अपने शरीर पर पोतते हैं। तीसरा अगर हम लोग देखें तो इसी से हमें क्या मिल रहा है, वैक्स भी मिल रहा है जिससे हम मोमबत्ती बनाते हैं या लिपस्टिक्स का फॉर्मेशन करते हैं या शू पॉलिशेस बनाते हैं। इसी से हमें टार मिलता है यानी कि डामर जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होता है और सड़कों के निर्माण में यूज होता है। इसी से हमें पेट्रोल और डीजल मिलता है। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया कच्चे तेल के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग बात करें बेटा ऑक्सीडेशन। अगर लोहे के अयस्क को ऑक्सीडेशन कर देंगे यानी कि इसका ऑक्सीकरण कर देंगे तो उसमें जंग लग जाएगा, हमें लोहा नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि विद्युत अपघटन हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस अगर करेंगे तो धातुएं हमेशा क्या होती हैं हमारी, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं यानी कि विद्युत धनात्मक, और ये निगेटिव इंड की तरफ इकट्ठा हो जाएंगी, चिपक जाएंगी और हमारे जो निगेटिव इंड है उसको खराब कर देंगे और हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो प्रोसेस है, जिस प्रक्रिया से हम लोग लौह अयस्क से लोहे को निकालते हैं, ये प्रक्रिया कहलाती है अपचयन की प्रक्रिया यानी कि रिडक्शन का प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। और इसमें भी 5 स्टेप्स होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स यानी कि अयस्कों का सांद्रण भी किया जाता है, ठीक है। सांद्रण के अलावा अगर हम लोग और चीजों को देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना, भर्जन और ऑक्सीजन की अब्सेंस में इसको गर्म करना, तो ये सारी प्रक्रियाएं यहां पर आती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज। क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है, यानी कि जो हमारी क्लोरोफॉर्म है इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। ऑप्शन है एनाल्जेसिक यानी कि पीड़ाहारी के रूप में, एनेस्थेटिक यानी कि निश्चेतक के रूप में, एंटी मलेरियल यानी कि मलेरिया रोधी के रूप में, या एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक के रूप में। तो बेटा क्लोरोफॉर्म एक सॉल्यूशन है जिसको हमेशा डार्क कलर की बॉटल्स में हम लोग हमेशा स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इससे सनलाइट रिएक्ट कर गई यानी कि प्रकाश इस पे पड़ गया तो क्या होगा, एक बहुत ही जहरीली गैस, पॉइजनस गैस का प्रोडक्शन होता है जिसको कहते हैं फास्जीन, ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म का यूज किस चीज के लिए किया जाता है, क्या पीड़ाहारी यानी कि एनाल्जेसिस के लिए, पेन किलर्स के रूप में? बिल्कुल नहीं, ठीक है। एंटी मलेरियल बिल्कुल नहीं, एंटी मलेरियल में कुनैन आता है। एंटीबायोटिक कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट लिया जाता है, तो ये भी नहीं। ये है आपका निश्चेतक यानी कि एनेस्थेटिक, बेहोश करने के लिए। मतलब अगर आपने क्लोरोफॉर्म लिया, अपने रुमाल में डाला और सूंघा तो बेहोश हो गए, ठीक है। और अगर वही रुमाल आपने क्या किया कि उसमें क्लोरोफॉर्म डाला और धूप में लेके चले गए और फिर उसके बाद सूंघा तो निपट जाओगे, ठीक है, क्योंकि फॉस्जीन प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर है? तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग हम लोग निश्चेतक के रूप में करते हैं यानी कि एनेस्थेटिक के रूप में। क्लियर है इतनी बात? चलिए मूव करते हैं बेटा हम लोग सीरीज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, Which one of the following is a condition of delayed blood clotting? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विलंबित रक्त थक्का जमाने की स्थिति है। मतलब ब्लड क्लॉटिंग हम लोग कर रहे हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग जो है यानी कि रक्त का थक्का देर में किस में जमता है। ऑप्शन है हीमोरेज में, ठीक है, या हेमाटोयूरिया में, या तीसरा ऑप्शन है हीमोफीलिया में, या चौथा ऑप्शन है एनीमिया में, ठीक है। अब यहां पर बात क्या कह रहा है बेटा, बात कह रहा है डिलेड ब्लड क्लॉटिंग यानी कि देर से रक्त का थक्का जम रहा है, ठीक है, यानी कि विलंबित रक्त थक्का जमने की स्थिति है। तो अगर हम लोग बात करें यहां पर कि हीमोरेज यानी कि हैमरेज, बिल्कुल नहीं। यहां पर आप लोगों ने सुना होगा कि लोगों को ब्रेन हैमरेज हो जाता है हाई बीपी के कारण। तो हीमोरेज, हीमो मतलब ब्लड और रेज मतलब निकलना, यानी कि जब आपकी नसें फट गई हैं और उनमें से रक्त निकल रहा है तो ये कहलाता है हैमरेज यानी कि हीमोरेज कहलाता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। हेमाटोयूरिया ये भी नहीं है। एनीमिया यानी कि खून की कमी ये भी नहीं है। दैट इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो कि एक जेनेटिक डिसीज है जिसको कि
हम लोग क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं या रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो वो राजा बन जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ब्रिटेन की क्वीन है एलिजाबेथ, उनकी फैमिली में ये आपका डिसीज है, इसकी वजह से इसको रॉयल डिसीज कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में देर से रक्त का थक्का जमता है या नहीं जमता है। ठीक है, और रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार विटामिन की बात करी जाए तो वो के हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। मूव करते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक्स रेज रीजन लाइज बिटवीन, यानी कि एक्स किरणों का जो क्षेत्र है वो किसके मध्य में या किसके बीच में उपस्थित है या स्थित है। ठीक है, एक्स रेज जो है ये किस रेज के बीच में हमें मिलती है। ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रेडिएशन, यानी कि पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में। दूसरा है विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन, यानी कि दृश्य और अवरक्त तरंगों के क्षेत्र में। गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रीजन, पराबैंगनी किरणें और गामा किरणों के बीच में। या शॉर्ट रेडियो वेव एंड लॉन्ग रेडियो वेव, यानी कि लघु रेडियो तरंगों और दीर्घ रेडियो तरंगों के मध्य में। तो बेटा हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग किसी व्हाइट लाइट की बीम को किसी 60 डिग्री एंगल के प्रिज्म से पास करवाते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा, डिफ्रैक्शन, और फिर उसके बाद हमें मिल जाता है रेनबो यानी कि विबग्योर। अब विबग्योर तो हमें मिल गया, लेकिन क्या जो व्हाइट लाइट आ रही है सन से उसमें क्या ये सिर्फ 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच की ही वेवलेंथ की लाइट है? क्या सिर्फ यही है या इससे ज्यादा भी है? तो यहां पर अगर देखा जाए तो नैनोमीटर में बात करेंगे तो 400 और 700, एंगस्ट्रॉम में बात करेंगे तो 4000 से 7000 हो जाएगा। लेकिन जो हमारा रेडिएशन है जो कि सोलर रेडिएशन यानी कि सूर्य से आ रहा है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें बेटा तो ये तो विजिबल रेडिएशन यानी कि दृश्य प्रकाश हो जाता है। लेकिन इससे शॉर्टर वेवलेंथ में अगर देखें तो आती है अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें। लार्जर में अगर देखा जाए तो आ जाती है हमारी इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त तरंगें। इंफ्रारेड के बाद आती है हमारी माइक्रो रेडियो वेव यानी कि लघु रेडियो तरंगें। ठीक है, और फिर आती हैं लार्जर रेडियो वेव। ठीक है, लार्जर रेडियो वेव आती है। वहीं अल्ट्रावायलेट से शॉर्टर में कौन सी आएंगी, यहां पर आएंगी हमारी एक्स रेज यानी कि एक्स किरणें। और इससे भी अगर हम छोटे में अगर देखें तो यहां पर आ जाती हैं शॉर्टर वेवलेंथ में गामा रेज आ जाती हैं। ठीक है, तो क्या माइक्रोवेव और लार्जर रेडियो वेव के बीच में आ रही हैं एक्स किरणें? बिल्कुल नहीं, ये हमारी शॉर्टर वेवलेंथ की है ना कि लार्जर की। तो यहां पर आपका क्या है, यहां पर आ रही है जो कि गामा रेज और अल्ट्रावायलेट के बीच में है, इसलिए जो राइट आंसर होगा यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। और एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो रॉन्टजन ने की थी। ठीक है, क्लियर। चलिए मूव करते हैं बेटा सीरीज में अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, व्हिच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी कि उपग्रहों से जो हम लोग सैटेलाइट को डिफरेंट ऑर्बिट्स में प्रोजेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो, ठीक है, या हमारा पोलर सैटेलाइट हो। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो उपग्रहों को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि संचार में हम लोग इनका सहारा लेते हैं। तो यहां पर उपग्रहों से संचार के लिए किन विद्युत चुंबकीय किरणों का इस्तेमाल होता है? ठीक है, तो उपग्रहों से संचार करना है यानी कि ये काफी दूर है, तो डिस्टेंस कौन ज्यादा ट्रेवल करेगा, शॉर्टर वेवलेंथ की या लार्जर वेवलेंथ की? तो लार्जर वेवलेंथ की लाइट हमेशा डिस्टेंस को ज्यादा ट्रेवल करती है। जैसे खतरे का निशान लाल बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ लार्ज है और हमें दूर से दिखाई देता है इस कारण से। ठीक है, तो यहां पर उपग्रहों से संचार में क्या हम अल्ट्रावायलेट का इस्तेमाल करेंगे? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा, ये आपका विजिबल रेडिएशन से शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट हो जाती है। ठीक है, इंफ्रारेड का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल नहीं। अवरक्त तरंगों का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, टीवी के रिमोट में, एसी के रिमोट में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माइक्रो रेडियो वेव यानी कि माइक्रोवेव, और यहां पर मिलीमीटर वेव तो कतई नहीं हो सकती, यहां पर क्या है, माइक्रो रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है,
या माइक्रोवेव का, जो कि आप लोग सैटेलाइट से संबंध स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए मूव करते हैं यहां पर सीरीज में अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सोलर सेल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि जो सौर सेल हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, फोटोवोल्टैइक इफेक्ट पर, यानी कि प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रकाश चालक प्रभाव पर, या फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण पर। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है किसकी बेटा, बात हो रही है आपके सौर सेल यानी कि सोलर सेल्स की। और ये सोलर सेल्स किस में मिलते हैं हमें, तो जो सोलर पैनल्स होते हैं, ठीक है, विद्युत के कंजम्पशन को कम करने के लिए हम लोग सोलर प्लेट्स लगवा लेते हैं अपने घरों में। ठीक है, जिसका इस्तेमाल काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता भी जा रहा है, और आपका ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है तो इस्तेमाल करना भी चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा सोलर पैनल होता है, ठीक है, सोलर पैनल में हम लोग देखते हैं कि इसमें अलग अलग हमें क्या नजर आती हैं बेटा, कुछ प्लेट्स नजर आती हैं। और इन प्लेट्स की अगर बात करी जाए तो इन सभी प्लेट्स में हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पर हमें डिफरेंट सोलर सेल्स एम्बेडेड मिलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये सोलर सेल जो हैं ये हमारे किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये यहाँ पर प्रश्न आपका पूछ रहा है। ठीक है, और इन्हीं के थ्रू, वायर के थ्रू फिर क्या होता है, आपके घरों में एनर्जी को स्टोरेज करने के लिए जो बैटरीज लगी होती हैं, उन बैटरीज में एनर्जी स्टोर होती है और फिर इससे आप लोग यूज करते हैं अपने घरों में। तो सोलर सेल जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये यहां पर आपका प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो बेटा यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब सोलर पैनल पर आपकी सनरेज पड़ती हैं तो सनरेज के पड़ने की वजह से ये क्या करते हैं, ये एक वोल्टेज जनरेट करते हैं यानी कि करंट उत्पन्न करते हैं। तो ये फोटोवोल्टैइक इफेक्ट पर कार्य करते हैं, यानी कि प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर ये कार्य करते हैं, ना कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, ना ही ये आपका फोटो कंडक्टिव, ना ही फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो आपकी होती है किसमें, ग्रीन प्लांट्स में यानी कि हरे पेड़ पौधों में। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो आज के सेशन का समापन हम लोग यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से सीरीज के आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।